स्टडी हब में आपका स्वागत है। आज हम लोग भारत के भूगोल का एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं। आज ये सेक्शन खत्म हो जाएगा, ठीक, भारत भूगोल का। तो कल विश्व का भूगोल रिवीजन करेंगे, ठीक। तो इस क्लास में जब आप रिवीजन करने बैठते हैं तो बगल में आप रेगुलर क्लास में जो क्लास किए होंगे, जहाँ भी पढ़े होंगे, उसको कॉपी लेके बैठिए और प्लस में ये मैप भी लेके बैठिए, ठीक, जो कि मतलब याद कर पाए, रिकॉल कर पाए। मैप साथ में रहेगा तो मैप में देखते रहेंगे कि हाँ ये यहाँ पे है, तो रिकॉल ज्यादा कर पाएंगे, ठीक। तो उसके लिए वो, ठीक। तो आज से तो फॉर्म फिलअप करना तो चालू हो गया। फॉर्म भर दिए? बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक। चलिए चालू करते हैं बिना कुछ देर किए हुए, ठीक। अब बात तंत्र देखेंगे। अब बात तंत्र, पहले भाई अब्बा कहते किसे हैं, पहले ये जान लेते हैं, तब तो उसके तंत्र के बारे में बात करेंगे। तो निश्चित वाहिका के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अब्बा कहते हैं। और बहुत सारी नदियां नाला जब इस रूप से जल प्रवाह रूप में प्रवाहित होती है तो उसे तंत्र के रूप में जाना है। तो अब्बा तंत्र ये हुआ, ठीक। तो ये तो नहीं पूछेगा कि भाई अब्बा तंत्र किसे कहते हैं, है कि नहीं। वही वाहिकाओं के जाल को अब्बा तंत्र कहा जाता है, ठीक। भारतीय अब्बा तंत्र देखें तो इसे दो कालखंडों में बांटा गया है, दो तंत्रों में। हिमालय अब्बा तंत्र, एक प्रायद्वीपीय अब्बा तंत्र। जो हिमालय की तरफ से निकली हुई नदियां हैं उसे हिमालय अब्बा तंत्र के रूप में रखा गया, और जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकला हुआ नदी है ना उसे प्रायद्वीपीय अब्बा तंत्र के अंतर्गत रखा गया, ठीक। तो देख लेते हैं हिमालय अब्बा तंत्र में कौन कौन सी नदियां आती है। तो ये सिंधु नदी तंत्र आती है, गंगा नदी तंत्र आती है और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आती है, ठीक। अब सिंधु नदी तंत्र के बारे में जाने, इसका उद्गम पूछा जाता है, ठीक। तो सिंधु नदी का उद्गम कहां पे है, तो कैलाश पर्वत श्रेणी से इसका उद्गम है। और यहां देखें तो ये बोखुर चू के निकट एक हिमनद से है। तो अगर पूछे किसके निकट, तो बोखुर चू के निकट, ठीक, ये ध्यान रखेंगे। और इसकी कुल लंबाई देखें तो 2880 किलोमीटर। आप देखे होंगे एक साइड सिंधु नदी तंत्र दे देगा और एक साइड दे देगा उत्पन्न उत्पन्न क्षेत्र, उद्गम स्थान, और मिलाने के लिए दे देगा और पूछेगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन से सही नहीं है, मतलब गलत पूछ रहा है। सही नहीं है, सही नहीं है, ऐसे आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्या पूछ रहा है, सही नहीं है तो वहां साइड में लिख लीजिए गलत पूछा जा रहा है, या सत्य नहीं है सत्य है, ऐसे करके मतलब उलझाया जाता है क्योंकि ज्यादा टाइम किल किया जाए इसलिए, ठीक। अब तो बीपीएससी भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाने लगा, तो ऐसे करके वो भी अब क्वेश्चन बनाने लगा है, अगर 69वीं बीपीएससी के अनुसार देखे तो, ठीक। तो यहाँ देखिए भारत की हिमालय नदियों में सबसे पश्चिम वाली नदी कौन सी है, तो सिंधु नदी। तिब्बत में इसका नाम, सिंधु नदी का नाम देखे तिब्बत में क्या है, तो सिंगी खम्बान या शेरमुख कहा जाता है, ठीक। ये ध्यान रखेंगे। अगर पूछे कि सिंधु नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है, उन्होंने क्वेश्चन बना दे एग्जामिनर, और यहाँ ऑप्शन ये रहे सिंगिंग खम्बान या शेरमुख से ही कहते हैं, ये अगर ऑप्शन हो तो सही होगा वो, ठीक। अब यहां देख लेते हैं कि दाएं तट से सिंधु नदी में देखे सहायक नदी अगर देखे तो इसके सहायक नदियां जो दाएं तट से आती है, ठीक, जो दाएं तट से आती है। तो दाएं तट में कौन कौन सी ये पूछा जाता है, तो गिलगित, श्योक, काबुल, ये दाएं तट से सिंधु नदी में मिलती है। और बाएं तट से सिंधु नदी में कौन सी सहायक नदियां मिलती है, तो इसमें पंच नदियां, मतलब 5 नदी है बाएं तट से देखें तो सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, जास्कर और जास्कर, ठीक। 5 नदी के बाद एक जास्कर है। ये हिमालय हुआ जैसे मान लीजिए, ठीक, हिमालय की तरफ से ऐसे एंटर किया इंडिया के क्षेत्र, ठीक। तो ये बाया साइड से ऐसे हुआ, तो ये बाया साइड हुआ और ये दाया साइड हुआ, ठीक। तो
बायां साइड से 6 नदियां। कौन कौन सी 6 नदियां? सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम और जास्कर, ठीक। और दाएं तट से देखें तो गिलगित, श्योक, काबुल, ये 3 नदियां दाएं तट से लगती है। किसमें? तो सिंधु नदी में, ठीक। तो ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ देखिए यह कराची के पूर्व में अरब सागर में गिरती है। तो ये सिंधु नदी यह कराची के पूर्व में अरब सागर में गिरती है। तो अगर सिंधु नदी कहाँ पे गिरती है, तो अगर वहां बंगाल की खाड़ी दे तो वहां कंफ्यूजन हो सकती है, अरब सागर में गिरती है, ठीक। ये सबसे पश्चिमी नदी है हिमालय की। अब चिनाब नदी के बारे में देख ले, ठीक। अलग अलग देखें तो चिनाब नदी के बारे में देखें, ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक। और इसका उद्गम देखें, उद्गम हिमाचल प्रदेश के चंद्रा और भागा के मिलन से होता है। तो चिनाब का नदी का उद्गम कहां से होता है? तो हिमाचल प्रदेश के चंद्रा और भागा के मिलने से होता है। और इसका अन्य नाम क्या है? तो चंद्रभागा नाम हुआ। और इसकी लंबाई भारत में कितनी है? तो 1180। तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी तो चेनाब नदी, ठीक। अब देखिए रावी नदी, ये इसका उद्गम स्थल देखिए, तो ये रोहतांग दर्रा के पश्चिम से इसका उद्गम स्थल है, ठीक। आप मैप में देखेंगे तो ये सेम ऐसे ही लोकेशन दिया होगा, क्योंकि उसी के तर्ज पे ये फ्लो चार्ट बनाया गया है, ठीक। तो अगर आप मैप लेके बैठे तो बेहतर रहेगा। हम यहाँ जैसे बोल रहे हैं आप मैप में देखिए, ये मतलब जो बोल रहे हैं वो सही में है उसी लोकेशन पे या कहीं और, तो आप उसे आप मैप देकर आप रिकॉल करने की मतलब ज्यादा रिकॉल कर पाएंगे, ठीक। हिमाचल प्रदेश के चंबा घाटी में बहती है, ये हिमाचल प्रदेश के चंबा घाटी में बहती है। चिनाब, ये देखिए चिनाब के संगम से चिनाब की संगम रावी नदी में होती है, ठीक। यहाँ देखिए ब्यास नदी देखिए, तो यह भी रोहतांग दर्रे के रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से होता है। तो ब्यास नदी है तो ब्यास कुंड से, लेकिन पूछा जाए किस दर्रे से, तो रोहतांग दर्रे से। और रोहतांग दर्रे के पश्चिम से कौन? तो रावी नदी भी, ये भी ध्यान रखेंगे। ये कुल्लू घाटी में बहती है, हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में, ठीक। कुल्लू मनाली, हरिके के पास सतलुज से संगम, हरिके के पास इस ब्यास नदी का सतलुज में संगम हो जाता है, ठीक। सतलज नदी देखिए तिब्बत के तिब्बत में इसका नाम देखिए क्या है? तो लॉन्ग चेन खंबाब, ठीक। लॉन्ग चेन खंबाब, ठीक, ये नाम है। इसका उद्गम देख ले, उद्गम पूछा जाता है भाई, आप क्वेश्चन देख रहे होंगे तो उद्गम पूछा जाता है। उद्गम देखिए मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से, ठीक। मानसरोवर के निकट राक्षस ताल सतलज नदी का उद्गम है। और ये भारत में प्रवेश कहां से करता है? तो शिवकी दर्रा से, ठीक, भारत में प्रवेश करती है सतलुज नदी। और इसकी ये सबसे पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है, पूर्ववर्ती नदी का ये सतलुज उदाहरण है, ठीक। अब गंगा नदी तंत्र में देखिए, बड़ा कर देते ताकि आपको दिख सके सही से। ये देखिए पूर्ववर्ती अब्बा का उदाहरण है ये, मतलब पश्चिम में हो गया कौन सा? सिंधु। तो इसके इधर तो पूरब ही हुआ ना, तो पूरब में हो गया गंगा नदी तंत्र, ठीक। तो भारत के सबसे बड़े अब्बा तंत्र का निर्माण कौन करता है? तो गंगा नदी करता है। और इसका उद्गम स्थल देखिए उत्तराखंड के गोमुख के पास गंगोत्री हिमनद से होता है, ठीक। ये ध्यान रखेंगे। और इसका प्रारंभिक नाम देखें तो भगीरथी। और देव प्रयाग में देखें तो ये देव प्रयाग में अलकनंदा नदी के मिलने के बाद ये गंगा कहलाती है। तो गंगा कहाँ कहलाती है? तो देव प्रयाग में अलकनंदा नदी के मिलने के बाद गंगा नदी कहलाती है। तो कहां? तो देव प्रयाग अलकनंदा के मिलने से, देव प्रयाग अलकनंदा से मिलने से, ठीक। हरिद्वार के मैदानी भाग में ये प्रवेश करता है। और इसकी लंबाई देखिए तो 2525 मीटर है, भारत की सबसे लंबी नदी, ठीक। और बाएं तट किसकी सहायक नदी? देखिए गंगा की बाएं तट की सहायक नदी, ऐसे करके नदी प्रवाह हो रही है। बाएं तट की नदी देखिए, ये हो गया आपका रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, ठीक, कोसी और महानदी। ऐसे क्रम मिलाने के लिए दे दे कि बाएं तट में भी क्रम दे दे, तब ध्यान रखिएगा इधर रामगंगा, तब गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और सबसे पूर्व में महानदी, ठीक। ये ध्यान रख लेंगे। और यहां दाएं तट से देखिए,
दाएं तट से कौन कौन सी नदी प्रवेश करती है? तो यमुना और सोन नदी, ठीक। और ये बंगाल की खाड़ी में जाके अंतर गंगा नदी गिरती है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक। तो ये क्रम मिलाने के लिए भी देता है, तो आप ये याद रखेंगे, ठीक। इसका अन्य नाम देखें तो पद्मा और मेघना, ठीक। पद्मा बांग्लादेश में जाके इसी नदी को पद्मा कहा जाता है, मेघना नदी इसी को कहा जाता है, ठीक। यहां देखिए मिटा देते हैं, बड़ा डस्टर के डिजिटल डस्टर ना भाई, डिजिटल डस्टर। विष्णु प्रयाग में कौन कौन सी नदी का मिलन होता है? तो अलकनंदा और धौली गंगा का कहा मिलन होता है? तो विष्णु प्रयाग में। क्वेश्चन ऐसे करके बनाया जाता है, निम्नलिखित में विचार कीजिए, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, और ये एक साइड मिलन दे देगा ये, और इनमें से कौन से सही नहीं है ऐसे करके दे देगा, या मिलान करने के लिए ए बी सी डी और एक दो तीन दे देगा, और ऐसे करके मिलाने के लिए भी दे सकता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक। तो आप याद रखेंगे। और नंद प्रयाग में अलकनंदा, नंद प्रयाग, अलकनंदा, नंदाग्नि, नंद प्रयाग में याद रखेंगे नंद नंदा, नंद नंदा, अलकनंदा, नंदा नदी, ठीक। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा और पिंडारी, अलकनंदा और पिंडारी, तो कर्ण प्रयाग में अलकनंदा और पिंडारी का मिलन होता है, ठीक। और रुद्र प्रयाग में देखिए तो अलकनंदा और मंदाकिनी का, रुद्र प्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का, और देव प्रयाग में अलकनंदा और भगीरथी का, ठीक। यहीं से गंगा कहा जाता है, अलकनंदा और भगीरथी के मिलने से गंगा नदी पड़ी देव प्रयाग में, ठीक। ये ध्यान रखेंगे। अब यमुना नदी, अब एक एक नदी के बारे में जान लेते, यमुना नदी के बारे में जाने, इसका उद्गम स्थल देखें तो यमुनोत्री हिमनद से हुआ है, ठीक। इसे बंदर की पूंछ की श्रेणी, मतलब बंदर की पूंछ की श्रेणी के रूप में इसे जाना जाता है, ठीक, यमुना नदी को, ये ध्यान रखेंगे। और इसके दाएं इसके भी दाएं तट की, अगर यमुना नदी के दाएं तट की सहायक नदियां देखें तो चंबल नदी, सिंध नदी, बेतवा नदी, केन नदी, दाएं तट की, ऐसे करे यमुना नदी हुआ, ठीक। प्रवाह हो रही है, इधर प्रवाहित हो रही है, ठीक। और ये दाएं तट की चंबल, सिंध, ये चंबल हुआ, सिंध, बेतवा, और इधर केन, चार नदी, ठीक। पूरब में केन, सबसे पूरब में केन हुआ, इधर पश्चिम में देखें तो चंबल नदी, वही चंबल की डाक हुआ है मध्य प्रदेश। बाएं तट से देख ले तो नदियां, हिंडन नदी प्रवेश करेगी, फिर रिंद नदी, फिर सेंगर, इधर करुणा नदी, ठीक, ऐसे करके ये ध्यान रख लेंगे। तो अगर क्रम मिलाने के लिए अगर दे दे तो वो भी ध्यान रखेंगे, अगर दाएं बाएं तट पूछ ले वो भी ध्यान रखेंगे, ठीक। इसीलिए ऐसे कर दे रहे हैं। इधर देखें चंबल नदी के बारे में अगर देखें, इसका उद्गम स्थल कहां से माना जाता है? तो बिंद श्रेणी के जाना पाप पहाड़ी से, ठीक, बिंद श्रेणी के जाना पाप पहाड़ी श्रेणी से, ठीक। और इसका निर्माण देखें तो खंडरों का, यहाँ पे खंडों का निर्माण हुआ, ठीक। तब तो यहाँ मतलब डाकू सर्वाइव कर पा रहे थे ना, चंबल की डाकू कितना प्रसिद्ध है, इसीलिए। ये देखें उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी के में विलीन हो जाती है, तो ये यमुना नदी में कहा मिलती है? तो उत्तर प्रदेश के इटावा में, ये ध्यान रखेंगे। ये नहीं पूछेगा कि चंबल नदी किससे निर्माण होता है, ठीक। ये पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के मतलब चंबल नदी यमुना नदी में कहा जाके प्रवेश करती है, कहां विलीन होती है, किस नदी में विलीन होती है, ऐसे करके, ठीक। अब गंडक नदी के बाद इसका उद्गम स्थल देखिए, गंडक नदी का तो ये नेपाल हिमालय है, ठीक। ये पटना के निकट सोनपुर में गंगा में विलीन हो जाती है, तो गंडक नदी पटना के निकट सोन नदी के गंगा में विलीन हो जाती है, सोनपुर में, ठीक, ये ध्यान रखेंगे। और घाघरा नदी देखे तो इसका उद्गम स्थल कहां है? तो माप चा चुंगो हिमनद, ठीक, ये ध्यान रखेंगे। इसके सहायक नदी देख ले तो तीला, सेती, बेरी, शारदा, ठीक। और ये बिहार में बिहार के किस जिले से गंगा नदी में प्रवेश कर दिए? तो छपरा से, ठीक। और इसका भी मतलब इसको ज्यादा डिटेल में क्विक रिवीजन किए बिहार स्पेशल के क्विक रिवीजन में, तो जो लोग बिहार स्पेशल का भी क्विक रिवीजन करना चाहते हैं, अभी तक नहीं किए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वहां जाके आप क्लिक करिए और वो भी वीडियो देखिए, अच्छा वो भी है,
ठीक, जैसे इसको आप लोग देख रहे हो उसको उसी तरह उसी को भी उसको भी देख सकते, ठीक। और ध्यान रखें, मॉक टेस्ट बिहार स्पेशल का जितने क्वेश्चन बनने वाले थे मॉक टेस्ट भी उसमें दिया हुआ है, तो लिंक भी डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, वहां से क्लिक करिए और वो भी देखिए, ठीक, जो कि बिहार स्पेशल से कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। और कोसी नदी के बारे में देखें, इसका उद्गम स्थल देखें तो माउंट एवरेस्ट के उत्तर से हुआ है, ठीक। इसे बिहार का शोक कहा जाता है। अब मार्ग बदलने के लिए ये प्रसिद्ध है, ठीक। पूर्ववर्ती नदी के उदाहरण कोसी नदी है, ठीक। और बिहार के भागलपुर में ध्यान रखें, बिहार के भागलपुर में गंगा विलीन होती है, तो कोसी भागलपुर में गंगा विलीन होती है, गंडक सोनपुर में और घाघरा छपरा में, ठीक। और राम गंगा नदी के बारे में जाने तो इसका उद्गम स्थल गढ़वाल की पहाड़ी से, ठीक। ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के गंगा के मैदान में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के मैदान में प्रवेश करती है, ठीक। ये ध्यान रखिए। और ये कन्नौज के निकट, रामगंगा नदी कन्नौज के निकट गंगा मिलन करती है। तो यहाँ दो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, मतलब उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मैदान में प्रवेश करती है और गंगा में विलीन किस शहर में होती है? कन्नौज में, ठीक। ये कन्नौज, आप बताइए कन्नौज में कन्नौज कहाँ है, किस राज्य में है, ठीक। और यहाँ पे एक करंट अफेयर से ध्यान रखें, यहाँ पे एक वैदिक घड़ी का निर्माण करवाया गया, ठीक। वैदिक घड़ी स्थापित करवाया गया। ये देखिए दामोदर नदी है, इसका उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार है, भ्रंश घाटी में बहती है ये, ठीक। और ये बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है और बिहार का शोक कोसी नदी को, और ये हुगली में मिलन कर जाती है, हुगली नदी में मिल जाती है, ठीक। और इसका मुख्य सहायक नदी देखे तो बराकर सहायक नदी है इसकी, ठीक। और ये शारदा या सरयू नदी के बारे में देखें, इसका उद्गम स्थल बिलाम हिमनद है, ठीक। और ये भारत नेपाल की सीमा पर बहती है, भारत और नेपाल की ये सीमा पर बहती है, ये ध्यान रखेंगे। और इसका अन्य नाम देखें तो काली और चायक है, ठीक। और नेपाल में इसका नाम देखें, नेपाल में इसका दूसरा मतलब इसी नदी का नाम नेपाल में क्या है तो गौरी गंगा है। तो ऐसे करके पूछा जा सकता है कि सरदा का नाम नेपाल में सरदा नदी को नेपाल में क्या कहा जाता है, ठीक। गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, ऐसे करके पूछा जा सकता है, ठीक। अब सोन नदी का उद्गम स्थल देखें तो अमरकंटक पठार से होती है, ठीक। अमरकंटक पठार के उत्तरी किनारे पर जलप्रपात का निर्माण होता है, ठीक। ये ध्यान रखेंगे। और गंगा के दाएं तट की सहायक नदी के रूप में है कि नहीं। और पटना के पश्चिम में आरा की गंगा में मिलन होती है, ठीक। तो सोन नदी गंगा में कहां पे मिलन करती है, मतलब गंगा की नदी में बिहार के किस शहर में जाके मिल जाती है गंगा नदी में, तो आरा में, ठीक। ये ध्यान रखेंगे, आरा में, ठीक। और महानदी के बारे में जाने, इसका उद्गम स्थल कहां है भाई, पहले तो ये जान लें कि इसका उद्गम स्थल कहां पे है, ठीक। तो इसका उद्गम स्थल देखें तो ये दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलता है, ठीक। और ये पश्चिम बंगाल में गंगा में मिल जाती है, ठीक। और ये गंगा के बाएं तट की सहायक नदी है और सबसे पूर्वी नदी भी है, गंगा में मिलने वाली सबसे पूर्वी नदी भी है, ठीक। ये ध्यान रखेंगे। अब ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देखें तो इसका उद्गम स्थल कैलाश पर्वत श्रेणी के मानसरोवर के निकट से है और किस हिमनद से, तो चेमायुंग डुंग से हिमनद, ठीक। ये ध्यान रखेंगे। और अब्बा क्षेत्र देखें अरुणाचल प्रदेश और असम में ये प्रवाहित होती है। इसके बाएं तट से सहायक नदियां देखें तो दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिबांग, धनसिरी, ठीक। ये नदी ऐसे करके प्रवाहित हो रही है, ठीक। ये बाएं तट से दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिबांग, धनसिरी, ठीक। तो अगर ऐसे पूर्व से पश्चिम अगर क्रम लगाने के लिए भी दे दे तो ये ऐसे करके ध्यान रख सकते हैं, ठीक। और दाएं तट से देख ले तो दाएं तट से सुबनसिरी, कामेंग, मानस, ठीक। ऐसे करके ध्यान रखेंगे। पूर्व से पश्चिम भी अगर करे तो ये भी दाएं तट वाली नदी में देखें तो पूर्व से पश्चिम अगर देखें तो पूर्व से पश्चिम देखें तो धनसिरी, बूढ़ी दिबांग, लोहित और दिबांग। और इधर देखें पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व भी देख ले तो सुबनसिरी, कामेंग और ये मानस। और एक और नदी है संकोश, ठीक। सबसे पूर्वी नदी संकोश, ठीक।
तो ये ध्यान रखेंगे। चलिए चलिए देखते हैं अब मतलब ब्रह्मपुत्र नदी का अन्य नाम अगर देखें, ब्रह्मपुत्र को मतलब दूसरे देश में क्या कहा जाता है, तो तिब्बत में क्या कहा जाता है, तो सांगपो नदी ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है, ठीक। और अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है, तो दिहांग कहा जाता है, या सियांग कहा जाता है। असम में क्या कहा जाता है, असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, ठीक, ये ध्यान रखेंगे। और ब्रह्मपुत्र नदी देखें, ब्रह्मपुत्र नदी का बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, पद्मा, ठीक। मतलब जो ब्रैकेट में गंगा भी दिया हुआ है, तो ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में पद्मा से मिलती है, सॉरी पद्मा से मिलती है। पद्मा तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा का नदी कहा जाता है, ठीक। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहां पे जाके गंगा में मिलती है, तो बांग्लादेश में जाके मिलती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर विश्व में सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करता है, जिसे क्या कहते हैं, सुंदरबन का डेल्टा, ठीक, ये ध्यान रखेंगे। और सुबनसिरी नदी के बारे में, इसका उद्गम स्थल तिब्बत के क्षेत्र से है। अब बात क्षेत्र देखें तो अरुणाचल प्रदेश एवं असम है, और सबसे पूर्ववर्ती नदी है, अभी देखे थे ना पूर्ववर्ती नदी, सुबनसिरी, ठीक, ये ध्यान रखेंगे। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बारे में देखें, मैप भी लेके आए थे, एक मिनट, मैप भी है यहाँ पे, मैप देखते। मैप अगर देखें, देखिए है ये गंगा नदी वाला भाग है ना, ये वाली, ठीक। ये पद्मा नदी जो बांग्लादेश में जाके पद्मा नदी कहा जाए, ठीक। ये मैप आप बगल में मैप रखे रहिए, वहां अच्छे तरीके से देख लीजिए, अगर यहाँ पे अगर स्लाइड पे सही से नहीं दिख रहा होगा तो, ठीक। मैप लास्ट में दिखाएंगे, सब कर लेंगे नदी, तब कवर करने में सही रहेगा, तब दिखाने में सही रहेगा ना, तब दिखाएंगे। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र देखें तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी देखें, और अरब सागर में गिरने वाली नदी, तो बंगाल की खाड़ी में महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियां गिरती है, ठीक। और भी नदियां गिरती है, बट ये महत्वपूर्ण नदी है, इसीलिए इसको डाला हुआ है। अरब सागर में नर्मदा, ताप्ती, माही, और निर्माण डेल्टा का करती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण करती है, लेकिन अरब सागर में गिरने वाली नदियां, ये ताप्ती, माही, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, बल्कि ज्वार नद मुख का निर्माण, एस्चुरी का निर्माण करती है, ठीक, ये ध्यान रखेंगे, एस्चुरी का निर्माण करती है, ठीक। और महानदी के बारे में अगर देखिए, महानदी के बारे में देखिए तो इसका उद्गम स्थल महानदी का सिहावा पहाड़ी, जो छत्तीसगढ़ के धमतरी से निकलता है, ठीक, ये ध्यान रखेंगे। और ये दाएं तट की सहायक नदियां महानदी की दाएं तट से, तो जोग, ओंग, तेल, ठीक, ये ध्यान रखेंगे। और इसकी लंबाई देखें तो 851 किलोमीटर, ठीक। और अब बात क्षेत्र देखें, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इस क्षेत्र में ये प्रवाहित होती है। और बाएं तट से मिलने वाली नदियां देखें तो शिवनाथ, हसदेव, मद, ईव, ठीक, ये ध्यान रखेंगे। और गोदावरी नदी के बारे में देखें तो इसका उद्गम स्थल कहां पे, नासिक से महाराष्ट्र, और त्र्यंबकेश्वर से निकलता है, ठीक, ये ध्यान रखें। और बाएं तट की मुख्य इसकी सहायक नदियां तो पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, सबरी, इंद्रावती, ठीक, ये इसकी बाएं तट से गोदावरी नदी में मिलने वाली नदियां। और दाएं तट से मिलने वाली नदियां तो परवरा, मूला, पेडवागु, मनेर नदियां, ठीक। और ये सदृश
प्रपात की रचना करती है, सदृश जलप्रपात की रचना करती है गोदावरी नदी। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। और इसका उपनाम क्या है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा। तो किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को। ठीक, ये ध्यान। और इसकी लंबाई देखिए तो 1465 किलोमीटर है, जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी। तो पूछे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। इधर देखिए कृष्णा नदी के बारे में देखिए, तो इसकी लंबाई देखिए तो 1401 किलोमीटर, और ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है कृष्णा नदी। ठीक, और इसके दाएं तट से मिलने वाली नदियां देखें तो कोयना, घाटपरवा, मालपरवा और तुंगभद्रा नदियां हैं। ठीक, और अब मैप में देखते रहिएगा, सबसे मतलब मैप में देखते रहिएगा, बोलो मैप लेके बैठिएगा, मैप में देखते रहिएगा कि कौन मतलब अगर पूछ दे पश्चिम से पूर्व मिलान करने के लिए, ये भी ध्यान रखिएगा कि कौन बाएं से चालू हो रहा है, कौन दाएं अधिक, कौन पश्चिम से चालू हो रहा है और कौन पूर्व से चालू हो रहा है। ठीक, ऐसे करके पूछता है क्वेश्चन, तो ऐसे करके भी ध्यान रखिएगा। और इसके बाएं तट से मिलने वाली नदियां देखिए कृष्णा नदी में तो भीमा, मूसी, मुनेरू। ठीक, और इसके उद्गम स्थल में देखिए तो ये पश्चिमी घाट का क्षेत्र है, इसका उद्गम स्थल, जो महाबलेश्वर से निकलती है गंगा नदी। ठीक, गंगा नदी, कृष्णा नदी, ये ध्यान रखेंगे। अब कावेरी नदी के बारे में देखिए, इसका उद्गम स्थल देखिए कावेरी नदी का तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलता है, जो कर्नाटक में कोडागु जिले में पड़ता है। ठीक, तो ब्रह्मगिरी से कावेरी नदी निकलती है। और इसके बाएं तट से मिलने वाली नदियां देखिए तो हेमवती, सिमसा, अक्रवती। ठीक, ध्यान रखेंगे। और दाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियां कौन सी है? तो देखिए तो काबिनी, भवानी, अमरावती। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। और इसकी लंबाई कितनी है? तो 800 किलोमीटर है। और ये कौन सा जलप्रपात बनाता है? शिव सुंदरम जलप्रपात बनाता है। कौन सी नदी बनाती है? तो देखिए तो कावेरी नदी बनाती है। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। आप साथ में आप रेगुलर क्लास वाला नोट्स निकाल के बैठिए रिवीजन करने के लिए, ताकि यहाँ अगर शॉर्ट में लिखा हो तो वहां डिटेल में लिखा हो तो आप एक नजर देख सके, तो आप ज्यादा से ज्यादा रिकॉल कर पाएंगे। ठीक, अब्बा क्षेत्र के बारे में देखिए तो ये अब्बा क्षेत्र देखिए तो इसका केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी वाला क्षेत्र है जहां ये प्रवाहित होती है। ठीक, ये देखिए नर्मदा नदी के बारे में देखिए तो इसका उद्गम स्थल अमरकंटक का पठार है। ठीक, ये देखिए तो विंध्याचल से सतपुरा के मध्य जो भंस घाटी है वहां बहती है। और ये देखिए तो जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात निर्माण करती है। धुआंधार जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो नर्मदा नदी। और कहां पे होती है? तो जबलपुर के निकट। ठीक, ध्यान रखेंगे। आप बताइए जबलपुर का क्षेत्र कौन से राज्य में पड़ता है? कमेंट सेक्शन में आपके लिए क्वेश्चन। ये पश्चिम की ओर, नर्मदा नदी पश्चिम की ओर अरब सागर में गिरती है। ठीक, ध्यान रखेंगे। कौन सी नदी कहां से गिरती है? अगर स्टेटमेंट में कहीं दे दे तो वहां फंस सकते हैं। और इसकी लंबाई देखिए तो 1312 किलोमीटर। और ये अरब सागर में गिरने वाली सबसे प्रायद्वीपीय बड़ी नदी है। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। और ये अश्चुरी का भी निर्माण करती है, ज्वारनद मुख का भी निर्माण करता है। ठीक, अब देखिए अगर एक बार सरसरी निगाह से देख ले तो इंडस, सिंध नदी, झेलम, चिनाब, ब्यास, देख रहे ना, रावी, सतलुज। ठीक, और इधर गंगा नदी प्रवाहित हो रही है। तो इसमें जितने गंडक, कोसी, घाघरा, गोमती, रामगंगा नदी देखे थे जो बाएं तट से मिल रही है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र, असम वाला क्षेत्र की तरफ। और ये महानदी वाला क्षेत्र, ये गोदावरी नदी वाला क्षेत्र। ठीक, ठीक, आप मैप साथ में रखिए और सरसरी निगाह से अच्छी से देख लीजिएगा मैप में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कि भाई कौन सा शहर
किस नदी पे अवस्थित है, अगर ये भी अगर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बनाना चाहिए एग्जामिनर तो बना सकता है कि नहीं। तो साबरमती नदी के किनारे, साबरमती नदी है उसके किनारे कौन सा शहर, अहमदाबाद और गांधीनगर बसा हुआ है, बसा है ना भाई, बताओ। ऊपर एक स्लाइड और होना चाहिए, देखते हैं। हाँ, आज तो छूट ही जाता भाई, एक स्लाइड छूटना नहीं चाहिए। तापी नदी के बारे में, तो इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई से है, ठीक। काबी नदी, इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है और ये पश्चिम की ओर अरब सागर में गिरती है। तापी नदी अरब सागर में गिरती है, ठीक। और सबसे बड़ी नदी जो अरब सागर में गिरती है वो नर्मदा नदी है, ठीक, ये ध्यान रखेंगे। और ये ज्वारनद एस्चुरी का निर्माण करती है, जो जितनी नदियां अरब सागर में गिरती हुए एस्चुरी का निर्माण करती है, न कि डेल्टा का, ध्यान रखें, एस्चुरी का निर्माण करती है, न कि डेल्टा का, ठीक। अब बात क्षेत्र देखें तो अब बात क्षेत्र महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात के क्षेत्र में प्रवाहित करती है, ठीक। अब ये देखिए नदियों के किनारे स्थित प्रमुख शहर, कौन सी नदी के किनारे कौन कौन सा शहर बसा, अगर ऐसे मिलाने के लिए या इनमें से कौन से सही नहीं ऐसे करके क्रम दे रहे तो वहां फंस सकते, तो ये भी देख लेते हैं। तो गंगा नदी के किनारे कौन कौन सा शहर बसा है, तो हरिद्वार, फतेहपुर, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, भागलपुर, पटना, ठीक। यमुना नदी के किनारे नई दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा। और कृष्ण नदी के किनारे बीजावाड़ा का क्षेत्र बसा हुआ है। मूसी नदी के किनारे हैदराबाद, ठीक। ये देखिए गोदावरी नदी के किनारे नासिक, नांदेड़, राजमुंद्री बसा हुआ है। रामगंगा नदी के किनारे बरेली, एक गाना है ना बरेली की बाजार में, वही बरेली। राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर है, ठीक। सरयू नदी के किनारे अयोध्या, गोमती नदी के किनारे लखनऊ, सिंधु नदी के किनारे ले लद्दाख भाई, झेलम नदी के किनारे श्रीनगर, सतलज नदी के किनारे लुधियाना जो पंजाब वाला क्षेत्र है, सतलज नदी के किनारे, ठीक। साबरमती नदी के किनारे देखें तो अहमदाबाद, गांधीनगर, और ताप्ती नदी सूरत और बैतूल ताप्ती नदी के किनारे है, ठीक। और स्वर्ण रेखा नदी के किनारे देखें तो जमशेदपुर भाई, जमशेदपुर टाटा आयरन स्टील कंपनी। महानदी के किनारे कटक अवस्थित है। चंबल नदी के किनारे कोटा, चंबल नदी के किनारे अवस्थित है भाई। नकिल लूनी नदी, क्योंकि वहां की सहायक नदी देखे, इसकी सहायक नदी लूनी, राजस्थान की सबसे बड़ी नदी लूनी नदी है, ठीक। तो ये ध्यान रखेंगे। एक मिनट दोस्त, एक मिनट भाई, सॉरी। और देखिए क्षिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर है, बताओ भाई कौन सा शहर है क्षिप्रा नदी के किनारे, तो उज्जैन, ठीक। और नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर है, ठीक। अब देख लेते प्रमुख जलप्रपात किस नदी से बनी है और कहां पे स्थित है, ये देख लेते हैं। तो शिव सुंदरम शरावती नदी से जलप्रपात बना है, ठीक। और कहां पे है, तो कर्नाटक, ठीक। और नर्मदा नदी से देखें तो धुआंधार का जलप्रपात बना है जो मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। और मांडवी नदी देखिए तो दूध सागर जलप्रपात बना, और ये कहां पे, गोवा और कर्नाटक के सीमा पे है, गोवा और कर्नाटक की सीमा पे, ठीक। और कपिल धारा, दुग्ध धारा जलप्रपात देखें, दुग्ध धारा, और ये दूध सागर है, ध्यान रखेंगे, यहां कंफ्यूजन हो सकता है। दूध सागर मांडवी नदी की वजह से जलप्रपात बना है, और ये गोवा और कर्नाटक के मध्य स्थित है। और ये दुग्ध धारा है जो नर्मदा नदी के द्वारा बना जलप्रपात है, ठीक। वो मध्य प्रदेश में है। और चंबल नदी के किनारे चुलिया जलप्रपात बना है जो राजस्थान में है, ठीक। स्वर्णरेखा नदी के द्वारा हुंडरू जलप्रपात बना है जो झारखंड रांची में स्थित है, ठीक। और देखिए इंद्रावती नदी के द्वारा चित्रकूट
जलप्रपात बना है, ठीक, जो छत्तीसगढ़ बस्तर में है। और शरावती नदी की वजह से देखें तो जो गरसोपा जलप्रपात बना है जो कर्नाटक में है, ठीक। और ये वराई वराई नदी की वजह से मतलब के द्वारा या वजह से कुंजीकल जलप्रपात बना है जो कर्नाटक में है, ठीक। तो ये जलप्रपात अगर किस नदी के वजह के द्वारा बनाया गया ये अगर ना पूछे तो ये तो पूछा ही जाता है कि कर्म लगाने के लिए कि किस राज्य में है ये जलप्रपात, किस राज्य में है, पूछा जाता है कि नहीं भाई। और भारत की प्रमुख झीलें देख ले तो हाँ अब दिख रहा होगा वेवनाड या अष्टमुडी झील देखें कहां पे, तो केरल में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। वल्लूर झील जम्मू कश्मीर में है। पुष्कर झील राजस्थान अजमेर में है। सांबर झील राजस्थान में, ठीक। लोकटक झील मणिपुर में है। कल्लेरू झील आंध्र प्रदेश में, ठीक। पुलिकट झील तो तमिलनाडु या तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश में है, ठीक। पेरियार झील कहां पे, तो केरल में। चिल्का झील कहां पे, तो उड़ीसा में। और डिडवाना झील कहां पे, तो राजस्थान में। देख ये पूछा जाता है मतलब संबंधित राज्य ये मतलब झील कहां पे स्थित है ये पूछा जाता है। अगर आप टेस्ट दे रहे होंगे किसी कोचिंग का तो आप ये क्वेश्चन वहां पे देख रहे होंगे, ठीक। ये देखिए अब नदी घाटी परियोजना देख लेते हैं। किस नदी के किनारे ये किस नदी पर ये परियोजना बनाई गई है और किस राज्य में अवस्थित है, ठीक। तो ये नर्मदा सागर सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर बनाया गया परियोजना, ठीक। और कहां पे, गुजरात में। और भाखड़ा नंगल परियोजना सतलुज नदी है। और कहां पे, तो हिमाचल प्रदेश में। शिव सुंदरम जल विद्युत परियोजना देखे तो एक कावेरी नदी पर बनाया हुआ। और कहां पे, तो कर्नाटक में। और ये देखे नागार्जुनी सागर परियोजना देखे तो ये कृष्णा नदी के तट पर बनाया गया और ये आंध्र प्रदेश में, ठीक। और हीराकुंड परियोजना महानदी उड़ीसा में है, ठीक। इडुक्की परियोजना देखे तो पेरियार नदी है और कहां पे स्थित है, तो केरल। और ये मयूराक्षी परियोजना देखे तो ये तो पूछेगा नहीं कौन सी नदी, क्योंकि यही नदी है मयूराक्षी नदी। और कहां पे स्थित है, तो ये पूछा जाता है पश्चिम बंगाल में स्थित है। और माता टीला परियोजना किस इस परियोजना का किस नदी से संबंधित है, तो बेतवा नदी से। और राज्य कौन सा, तो उत्तर प्रदेश। और पोचम पाद परियोजना देखे तो गोदावरी नदी है इसे संबंधित। और तेलंगाना राज्य में बनाया गया, ठीक। रिहंद परियोजना देखे तो रिहंद नदी है और ये उत्तर प्रदेश में बनाया गया है, ठीक। और टिहरी परियोजना देखे तो भागीरथी नदी के तट पे बनाया गया और कहां पे, तो उत्तराखंड में। और चंबल नदी परियोजना देखे तो ये चंबल नदी के किनारे के तट पे है और ये राजस्थान और मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक। और ये अब देख लेते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून का चैप्टर आ गया तो मानसून के बारे में देख लेते हैं। तो ये देखिए हिंद महासागर से आर्द्रता ग्रहण करती है दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक। और 1 जून से ये केरल से प्रारंभ होती है, ठीक। और 2 शाखाओं में इसका विभाजन होता है, एक बंगाल की खाड़ी वाला शाखा और एक अरब सागर वाली शाखा, ठीक। और ये वर्षा जून से सितंबर के बीच होता है। और भारत की सर्वाधिक वर्षा देखें तो 80% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा ही होता है। तो एक देखिए मैप वही वाला ले अगर तो आपको दिखा दे, अगर रफ मैप भी यहाँ पे बना ले, 1 मिनट रुक जाइए। अगर रफ मैप बनाया जाए इंडिया का, रफ मैप है भाई, कोई मैप पे कमेंट ना करिएगा, रफ मैप बनाए, ठीक। समझाने के लिए बस, ठीक। कोई और पेंसिल ले लेते हैं। हाँ देखिए ये दक्षिण पश्चिम मानसून, तो उत्तर पश्चिम दक्षिण तो जानते होंगे। तो ये बोल रहा है दक्षिण पश्चिम मानसून, तो दक्षिण अगर ये अधिक करे तो दक्षिण पश्चिम मानसून कौन सा हुआ, बताइए। दक्षिण पश्चिम मानसून ये वाला क्षेत्र हुआ ना, दक्षिण पश्चिम मानसून हुआ ना, ये वाला दक्षिण पश्चिम मानसून, ये दक्षिण पश्चिम मानसून।
तो ये हवा यहां से उठेगा, ये उठेगा तो इधर इंडिया की साइड अरब सागर है पश्चिम साइड, और इस साइड देखें तो हिंद महासागर है, और आगे बंगाल की खाड़ी है ना। तो इसीलिए बोल रहा है कि दो शाखाएं बता, एक अरब सागर वाली शाखा, एक बंगाल बंगाल की खाड़ी शाखा। ठीक, तो यहां से उठेगा तो ये सबसे ज्यादा वर्षा देखिए, तो ये मासिन धाम में, मेघालय के मासिन धाम में क्यों होता है, यही कारण है इसका। ये यहां से आर्द्रता ग्रहण करके अरब सागर से आर्द्रता ग्रहण की, और यहाँ पश्चिमी घाट पे वर्षा जो हुआ सो हुआ। ठीक, ये पश्चिम घाट पे वर्षा हो गया, और ये अब ये तो ये नहीं कि उधर ही जाएगा, ये तो इधर भी तो जाएगा ना। तो अब इधर भी निकला ये हवा उठकर, ठीक, ये हवा इधर गया तो ये इधर हिंद महासागर से आर्द्रता ग्रहण किया, फिर आगे गया तो बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण किया, और आर्द्रता ग्रहण इसे तो सबसे ज्यादा आर्द्रता ग्रहण इसे बंगाल की खाड़ी वाले शाखा से हुआ। तो ये बंगाल, इसीलिए मासिन नाम मेघालय की तरफ ज्यादा वर्षा करता है। और यहाँ और ये कारण वहां इसका एक ये कारण ये यहाँ पे देखिए तो खांसी, गारो खांसी जयंतिया पहाड़ी है, तो ये पहाड़ी एकदम सटा हुआ है, वो उसमें हवा फंसता है, तो आर्द्रता ग्रहण लेगी उसे आर्द्रता ग्रहण करके ये गया, और उसे एक आबाद मतलब बाधा डालने वाला एक परत मिल गया, तो ये ऊपर गया ही नहीं, तो ये अंधाधुंध वहीं बारिश करवाता है इसीलिए। ठीक, तो ये इसका ये दक्षिण पश्चिम मानसून, इसीलिए वर्षा देखे तो जून से सितंबर तक में सर्वाधिक होता है ये इसका। ये दो शाखा इसलिए क्योंकि इस साइड अरब सागर, इस साइड बंगाल की खाड़ी है। ठीक, और ये हिंद महासागर भी पड़ता है इधर, तो ये देखिए तो ये हिंद महासागर से भी आर्द्रता ग्रहण करता है। ठीक, और बंगाल की खाड़ी से भी, और ये 1 जून से केरल से प्रारंभ होता है, क्योंकि प्रारंभ केरल से ही होता है, इस साइड से ही प्रारंभ होगा, दक्षिण पश्चिम साइड से ही तो प्रारंभ होगा। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे, आप लोग को ये डिटेल में समझाया भी होगा सर ने रेगुलर क्लास में, है कि नहीं। बताओ कमेंट सेक्शन में भाई, बताया है कि नहीं बताया आप लोग, सर जरूर बताए होंगे, क्योंकि इसके बिना मानसून का चैप्टर खिसक ही नहीं सकता, है कि नहीं। मिटा देते हैं भाई डिजिटल डस्टर से। देखिए अब देखते हैं, अब उत्तर पूर्व मानसून वर्षा, तो ऐसे ही उत्तर पूर्व वाला होगा, उत्तर पूर्व वाला मानसून है इसी तरह होगा, उत्तर पूर्व ये क्षेत्र उत्तर पूर्व वाला हुआ। ठीक, तो ये नवंबर में तमिलनाडु में ये वर्षा कर दी। ठीक, और ये इसी लौटता हुआ मानसून कहा जाता है, और ये बंगाल की खाड़ी से जल ग्रहण करता है बंगाल की खाड़ी से। तो ये कैसे करता है, जो मैप अपन लोग देखे थे ना, देखिए मैप इसे मिटाना नहीं चाहिए था, मिटा दिए, 1 मिनट। ये ऐसे करके तो ये गया, ये आर्द्रता ग्रहण यहां से तो किया जो से किया। ठीक, और ये इधर गया ऐसे करके, ये गया हिंद महासागर बंगाली खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करेगा ना। तो ये लौटते हुए मानसून से इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आगे जाए तो ये इधर लौटेगा भी ना, ये ऐसे करके लौटेगा भी, तो इसीलिए इसे लौटते हुए मानसून वाला क्षेत्र इसीलिए कहा जाता है। ऐसे करके ये गया, और इसे मतलब जिधर खाली जगह दिखे वो मतलब प्रवेश करने की कोशिश करेगा अंदर, पर्वत पहाड़ी अगर ना दिखे तो ये कोशिश करेगा ये हवा आर्द्रता ग्रहण के साथ अंदर घुसने की कोशिश करे, और जहां उधर उसे मिला तो वो अंदर की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, तो ये तो अंदर की तरफ जाएगा, तो ये तो ऐसे उत्तर पूर्व मानसून के तहत ये ऐसे करके ये बंगाल की खाड़ी से भी आर्द्रता ग्रहण करता है, और ये ऐसे करके यहाँ तमिलनाडु के क्षेत्र पे वर्षा करवाता है। ठीक, तो आप लोग को ये डिटेल में आप लोग के रेगुलर क्लास में सर बताए होंगे, इसीलिए लौटते हुए मानसून से कहां पे बारिश होती है, तो तमिलनाडु में वर्षा होती है, और केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून से केरल में वर्षा होती है। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। और आम्र वर्षा देखे तो ये कर्नाटक एवं केरल के क्षेत्र में आम पकने में ये सहायक होती है, इसीलिए इसे आम्र वर्षा कहा जाता है। ठीक, और आम्र वर्षा किस वाले क्षेत्र में कहा जाता है, तो कर्नाटक और केरल के क्षेत्र में। और ये मानसून देखिए तो ये पूर्वी वर्षा के रूप में जाना जाता है, मतलब पूर्व से आर्द्रता ग्रहण कर हवा आदान उससे जो वर्षा होती, तो इसलिए इसे मानसून पूर्व वर्षा कहा गया। ठीक,
ये देखिए शीतकालीन वर्षा, शीतकालीन वर्षा उत्तर पश्चिम भारत से आर्द्रता ग्रहण कर भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये शीतकालीन वर्षा होती है। तो शीतकालीन वर्षा क्यों होती है? तो भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ के कारण, ठीक, ये ध्यान रखेंगे। और काल वैसाखी वाला क्षेत्र, काल वैसाखी देखे तो ये बैसाख के महीने में असम और पश्चिम बंगाल में चलने वाली वर्षायुक्त पवन है। काल वैसाखी इसीलिए कहा जाता है, कहाँ पे कहा? असम और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में काल वैसाखी का क्षेत्र कहा जाता है। और इसे असम में इसे वारदौली शीरा भी कहा जाता है। तो असम में वारदौली शीरा भी कहा जाता है, ठीक। और चाय, पर्सन और चावल के लिए लाभदायक वर्षा है, ठीक, ये ध्यान रखेंगे। और लू, लू देखें तो शुष्क, गर्म और पीड़ादायक पवन को लू कहा जाता है, ठीक। और ये देखिए उत्तरी मैदान से पंजाब से बिहार तक चलने वाली हवा वाली पवन को लू कहा जाता है, ठीक। और ये दिल्ली और पटना में अधिक तीव्रता इसकी होती है लू की, ठीक। फूलों की बौछार वाली वर्षा कहां पे कहा जाता है? तो केरल के निकटवर्ती क्षेत्रों में कहा जाता है। और इसे ये कहवा के उत्पादन के लिए उपयोगी होता है, ठीक। मतलब कॉफी का मतलब कहवा कॉफी वाला होता है, चाय जिसे कहते हैं, वो उसे मतलब उसे गर्मी ज्यादा चाहिए, उष्मा ज्यादा, मतलब गर्मी ज्यादा चाहिए, बट उसे डायरेक्ट धूप का छांव नहीं चाहिए। वर्षा भी चाहिए बट डायरेक्ट धूप का छांव नहीं चाहिए। इसलिए ये मतलब क्या कहते हैं, पहाड़ी वाले इलाके में होते हैं, क्योंकि पहाड़ी से मतलब धूप तो नहीं आएगा, लेकिन वो क्या कहते हैं तापमान तो रहेगा, तो इसीलिए उधर वाले क्षेत्र में ज्यादा होता है। तो ये कहवा के फूल खिलने में सहायक होते हैं, इसीलिए इसे फूलों वाली बौछार वाला क्षेत्र कहा जाता है, ठीक। और ये काली में, अब देखते हैं मिट्टी के बारे में देखें तो काली मिट्टी का निर्माण देखें तो बेसाल्ट लावा के अपक्षय और अपरदन के कारण काली मिट्टी का निर्माण होता है। इसका अन्य नाम देखें तो रेगुड़, कपास की मिट्टी और ट्रॉपिकल चेरमोनिज्म के नाम से जाना जाता है, ठीक। और ये स्वतः जोताई वाली मिट्टी है। और ये काली मिट्टी वाला क्षेत्र देखिए भारत में कौन कौन सा है? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, प्रायद्वीपीय क्षेत्र वाला जो है वो क्षेत्र है। और यहाँ पे देखिए और इस मिट्टी में किस चीज की कमी होती है, ये पूछा जाता है, स्टेटमेंट वाइज दे देगा क्वेश्चन एग्जामिनर। नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं जैविक पदार्थों की कमी होती है। तो लगभग हर मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है। अगर आपको कहीं किसी स्टेटमेंट में ये दिख जाए कि काली मिट्टी में नाइट्रोजन की अधिकता होती है, गलत। रेगुलर मिट्टी में, लेटेराइट मिट्टी में नाइट्रोजन की अधिकता होती है, गलत। लगभग सभी मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है, ठीक, ये ध्यान रखेंगे। निचोड़ अंत में यही निकलेगा। तो एक मतलब इतना निष्कर्ष निकालने के बाद एक आप जब पढ़ते हैं तो एक निष्कर्ष निकाल लीजिए कि सारा का कुंजी क्या है। ये मिट्टी में अगर डायरेक्ट पूछ दे, अगर याद ना रहे तो एक चीज अगर याद रखा जाए तो क्या रखा जाए? तो नाइट्रोजन की कमी हर मिट्टी में होती है, ये याद रखा जाए, ठीक। और इसमें अधिकता देखें तो लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम और कार्बोनेट की अधिकता होती है काली मिट्टी में, ठीक, ध्यान रखेंगे। और लेटेराइट मिट्टी में देखें तो ये कम उर्वरता वाला मिट्टी है, ठीक। और इसका निर्माण देखें तो ये वर्षा के निच्छालन के कारण होता है। लेटेराइट मिट्टी वर्षा के निच्छालन के कारण इसका निर्माण होता है, ठीक। अब देखें और ये क्षेत्र देखिए लेटेराइट मिट्टी वाला, तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम, ज्यादा वर्षा वाला होगा ये क्षेत्र। और इसमें कमी देखें तो नाइट्रोजन, बोले ना सारा निचोड़ नाइट्रोजन, फॉस्फेट, कैल्शियम एवं जैव पदार्थ की कमी होती है, ठीक। फॉस्फोरस देखिए यहाँ पे कैल्शियम की इसमें अधिकता होती है, लेकिन इसमें बोल रहा है कमी होती है। तो सारा निचोड़ एक नाइट्रोजन याद रखिए। अगर वहां भूल गए तब तो या तो सारा रखना है, अगर भूल गए तो इसमें देखिए लेटेराइट मिट्टी में अधिकता लौ ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड की होती है, इसीलिए इसकी वजह से ही इसका कलर लाल की तरह दिखता है, ठीक। अब जलोढ़ या दोमट मिट्टी देखे तो इसका निर्माण नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद से होता है। इसका विस्तार देखे देश में तो कुल क्षेत्रफल का 40% भाग भी है, ठीक। और इसका क्षेत्र देखे तो उत्तरी मैदान एवं भारत की नदियों की घाटियों वाला क्षेत्र है, ठीक। और इसमें फास्फोरस की कमी होती है, ठीक। इसमें पोटास की अधिकता होती है, ठीक। और नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद मतलब पाक जो बैठा देते हैं ना, ये उपजाऊ मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी, ठीक। और लाल एवं पीली मिट्टी देखे
कि इसका क्षेत्र देखिए तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गंगा के मैदान का दक्षिणी क्षेत्र है, गंगा के उत्तरी में दक्षिणी क्षेत्र है। स्टेटमेंट में अगर दे उत्तरी क्षेत्र तो वहां ध्यान रखिए। इसके महीन कर्ण सामान्यतः उर्वर भूमि होती है ये, ठीक। ये जल योजित होने पर पीली हो जाती है, लवणता के कारण पीली हो जाती है। इसमें नाइट्रोजन की कमी, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है, ठीक, ध्यान रखेंगे। अब देखिए प्राकृतिक वनस्पति के बारे में, प्राकृतिक वनस्पति के बारे में देखिए तो भारत में वनों के प्रकार देखें तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन में के बारे में जानते हैं। ये मतलब कालखंड बटा हुआ, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में बटा है, फिर उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, पर्वतीय वन और अनुवन या वेलांचली वन में बटा हुआ ये क्षेत्र है, जो आप लोग इस रेगुलर क्लास में से क्रम वाइज आप लोग रिवीजन भी किए होंगे, मतलब क्लास भी किए होंगे। बस ये रिवीजन बाय जाए तो इनसे शॉर्ट जितना कर सकते थे शॉर्ट में सारा चीज आ भी जाए उतना करके आपके सामने लाए, ठीक। तो अब देख ले उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, इसे मानसूनी वन भी कहते हैं। और यहाँ पे वर्षा देखे तो ये 70 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। और इसे दो प्रकारों में बांटा गया है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को, आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन देखे तो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र होता है ये आर्द्र पर्णपाती वन। आर्द्र मतलब नमी वाला क्षेत्र, ठीक। ये देखिए उत्तरी पूर्वी राज्य, ये अगर ये सेंटर हुआ तो उत्तरी पूर्वी वाला क्षेत्र है ये, ठीक। हिमालय के गिरिपथ वाला क्षेत्र, नीचे वाला क्षेत्र, शिवालिक वाला क्षेत्र, ठीक। पश्चिमी घाट के पूर्वी ढाल ना कि पश्चिमी ढाल उड़ीसा। और प्रमुख वृक्ष देखे तो सागवान, साल, शीशम, महुआ, आंवला। और वृक्ष के बारे में भी पूछा जाता है तो ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मॉक टेस्ट बना रहे होंगे तो आपको याद आ रहा होगा कि ये सब क्वेश्चन बनते देखे हैं और प्रीवियस के घटना चक्र में भी देखे थे, ठीक। तो शुष्क पर्णपाती वन के बारे में देखें तो 70 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा होती है इसमें। अब प्रायद्वीपीय पठार का अधिक वर्षा क्षेत्र में देखें तो ये उत्तर प्रदेश और बिहार वाला क्षेत्र है ये, ठीक। और पाए जाने वाले वृक्ष देखें तो तेंदू, पलाश, बेल, खैर आदि वृक्ष है, ठीक। तो 4-5 वृक्ष बस याद रखिए, ऐसे वृक्ष कितना याद रख पाएंगे। और अब उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन देखे तो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र है ये, ठीक। और ये दक्षिण पश्चिम पंजाब का क्षेत्र है ये, ठीक। और ये हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश मरुस्थलीय वाला क्षेत्र है ये अधिक माने तो, ठीक। और पाए जाने वाले वृक्ष देखे यहाँ पे बबूल, खेर, खजूर, खैर, नीम, खेजरी, पलाश। तो आप बताइए, हम पिछले क्लास में आपको बोले भी थी क्या बताइए यहाँ के वृक्षों में पत्तियां चौड़ी होती है या नुकीली नुमा होती है? तो नुकीली नुमा कांटेदार होती है, ठीक, यहाँ की, क्योंकि जल की कमी होती है यहाँ पे, इसीलिए। पर्वतीय वन देखे तो हिमालय के पर्वत एवं दक्षिण भारत के पर्वतों पर इसका विस्तार वाला क्षेत्र है, ठीक। और सोलास, नीलगिरी, अन्नामलई और पालिनी पहाड़ी पर पाए जाने वाले वन है सोलास, ठीक। और वेलांचली या अनूप वन देखे तो इसका विस्तार देखे तो 6740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पे, ठीक। और ये देखिए आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र देखे तो डेल्टाई क्षेत्रों एवं समुद्र तटीय क्षेत्रों, ये क्षेत्र देखे तो आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र है, डेल्टाई क्षेत्र एवं समुद्र तटीय क्षेत्र, ठीक। ये ध्यान रखेंगे। अब देखें भारत की प्रमुख जातियां, तो राज्य केंद्र शासित प्रदेश के बारे में देखें तो उत्तर प्रदेश में जनजातियां कौन कौन सी निवास करके पूछा जाता है भाई कि थारू जनजातियां किस राज्य से संबंधित है, असुर जनजातियां किस राज्य से संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन आप देखे होंगे। तो उत्तर प्रदेश से थारू, राजी, खरवाड़, बुक्सा, भोटिया। और बिहार से देखें तो असुर, बिरहोर, खरिया, कोरवा जनजातियां निवास करती है, ठीक। झारखंड से देखें तो उराव, हो, बिरहोर, खरवाड़, असुर, बैंगा, भूमिज, खोंड, कोरवा। आप अगर असम में बिहार और झारखंड वाला क्षेत्र में अगर दे दे जनजाति की क्षेत्र से संबंधित है तो अगर लगभग दोनों से में, क्योंकि बिहार से तो झारखंड अलग हुआ ना, तो कुछ बिहार में है कुछ झारखंड में है, तो इसमें सेम नाम हो सकते हैं, तो इसलिए ध्यान रखेंगे।
मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र देखें, उसमें निवास करने वाली जनजातियां कोरबा, कमार, सहारिया, वैका, बिरहोर, ठीक, ये ध्यान रखेंगे। और राजस्थान वाला क्षेत्र देखिए, तुरप, मीना, भील, सहरिया, गरासिया, दमोड़, पटेलिया और मंगानियर, ये जनजातियां निवास करती है राजस्थान में। और उत्तराखंड में भोटिया, थारू, जौनसवारी, बुक्सा, राजी, उत्तराखंड के क्षेत्र में निवास करने वाली जनजातियां, ठीक। और ये तमिलनाडु वाला क्षेत्र देखिए तो कोट्टा, इरुलुर, पनियन, टोडा, तमिलनाडु में निवास करने वाली जनजातियां। उड़ीसा में देखे तो बिरहोर, जुआंग, गोंडो, खरिया, उड़ीसा के क्षेत्र में निवास करने वाली जनजातियां हैं, ठीक। और कर्नाटक में देखे कुरबा, कोरागा, जेनु, कर्नाटक में निवास करने वाली जनजातियां। और गुजरात में देखे तो सिद्धि, कोतवाली और कोलघा, ये गुजरात में निवास करने वाली जनजातियां। और पश्चिम बंगाल में निवास करने वाली जनजातियां तो बिरहोर, लोधा, टोडो, ठीक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सैम्पेन, जारवा और सेंटलीज, ठीक, ये जनजातियां निवास करने वाली है, ठीक। और भी ग्रेट अंडमानी है और ओंगे है। और इस सैम्पेन, जारवा और सेंटलीज में बताइए सबसे खतरनाक जनजाति किसे माना जाता है और शांत जनजाति किसे माना जाता है? आप लोग रेगुलर क्लास में आप लोग को सर बताए भी होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन टीसीएस का फेवरेट बन सकता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करने वाली जनजातियों में कौन सी जनजाति सबसे खतरनाक होती है, सबसे शांत होती है, ठीक, और सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है? तो बताइए। तो जारवा जनजाति देखें तो सबसे शांत, जारवा जनजाति देखें तो सबसे पुरानी जनजाति है, सॉरी सबसे पुरानी जनजाति है। सबसे पुरानी जनजाति कौन सी है? तो जारवा, जारवा जनजाति सबसे पुरानी है, पुरानी जनजाति है, ठीक, पुरानी जनजाति। और सेंटलीज बताइए क्या है, खतरनाक है या शांत है सेंटलीज? तो ये खतरनाक सेंटलीज जनजाति देखिए तो खतरनाक जनजाति है, ठीक, खतरनाक, ये खतरनाक जनजाति है, ठीक, ये ध्यान रखेंगे। और सैम्पेन देखिए तो ये शांत और सबसे बड़ी जनजाति है, शांत और सबसे बड़ी क्षेत्र में रहने वाली जनजाति, शांत और बड़ी जनजाति है, ठीक, सबसे बड़ी जनजाति, ये ध्यान रखेंगे, ठीक। अगर पूछा जाए तो फेवरेट क्वेश्चन बन सकता है भाई बीपीएससी का ये। भारत की प्रमुख जनजातियां एवं निवास वाले क्षेत्र अगर देखें, अब मतलब विशिष्ट रूप से अगर देखें, भील कौन कौन से राज्य में रह रहे हैं, गोंड किन कौन कौन से राज्य में रह रहे हैं, अगर ये वाला क्षेत्र देखें तो भील जनजातियां गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान वाले क्षेत्र में निवास करती है। और गोंड देखें तो बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटक में निवास करती है। और गद्दी जनजातियां कहां निवास करती है? तो हिमाचल प्रदेश में संथाल जनजातियां, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, त्रिपुरा राज्यों में निवास करती है, ठीक। और मुंडा जनजाति बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में निवास करने वाली जनजाति है, ठीक। कोरबा जनजाति देखिए तो झारखंड और छत्तीसगढ़ में निवास करने वाली। और कोल जनजाति बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में निवास करने वाली जनजातियां ये, ठीक। ये मतलब कोल ये सारे राज्यों में निवास करती है। कोरबा जनजाति इसीलिए इसे मतलब विशेष रूप से यहाँ पे स्लाइड में दिया गया है। अब देख लीजिए कृषि वाला सेगमेंट अगर देखें तो कृषि वाला सेगमेंट देखें तो भारत में कौन सी कृषि किया जाता है? तो मिश्रित कृषि, ठीक, मिश्रित कृषि, पशु, जिसमें कृषि और पशुपालन साथ साथ होती है। भारत का विभाजन देखें तो 20% कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों में हुआ है, ठीक। और ये यहाँ पे खेती देखें तो खेती के बारे में देखें तो फसल उगाने के तरीके में एक ही भूमि में एक साथ दो या दो से अधिक खेत में फसल उगाने के वाले खेती को क्या कहा जाता है? तो अंतर फसली खेती कहा जाता है, ठीक। और ये एक मार्ग क्या दर्शाता है? तो कृषि उत्पादों की गुणवत्ता का प्रमाण को दर्शाता है एक मार्ग, ठीक। अब ये झूम की कृषि जो मतलब घूमकर कृषि के रूप में जाना जाता है, जैसे
ये जनजातियों में प्रचलित ये कृषि है, क्योंकि मान लिया मतलब वहाँ जनजातियां क्या करती है, जैसे कोई झाड़ी या जंगल वाला क्षेत्र है, वहां को आग लगाकर जलाया जाता है, ठीक, और जो राख बचता है उसे मिट्टी में मिला दिया जाता है, उससे उर्वरा शक्ति बढ़ाती है, उर्वरा शक्ति बढ़ा, जब वहां पे खेती कर ले तो अब तो वहां पे उर्वरा शक्ति कम हो गई होगी, तो बेहतर पैदावार नहीं हो पाए, तो उस जगह को छोड़ के कहीं दूसरे क्षेत्र पे जाकर ऐसे ही खेती करेंगे, फिर वहां अगर उर्वरता कम होगी तो वो क्षेत्र छोड़ के कहीं और चले जाएंगे, तो ऐसी खेती को झूम की खेती, घूमकर खेती कहा जाता है, ठीक। तो इस खेती को ना हर क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो ये दिया हुआ है, तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन, अगर आपके मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे, ठीक, तो ये पूछा जाता है। तो देखिए झूम कृषि मतलब झूम कौन कौन से क्षेत्रों में कहा जाता है, तो ये उत्तर पूर्व के, भारत के उत्तर पूर्व राज्यों में कहा जाता है, जो राज्य है असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, और मणिपुर में इसी खेती को क्या कहा जाता है, झूमिंग कृषि को तो पामलू कहा जाता है, ठीक। छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या कहा जाता है, तो दीपा कहा जाता है इसी कृषि को। मध्य प्रदेश में क्या कहा जाता है, दहिया या वेवर कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में क्या कहा जाता है, तो पोंडू या पेंडा कहा जाता है, ठीक। और उड़ीसा में क्या कहा जाता है, तो बरीगा, कोमान या पामा डाबी कहा जाता है, ठीक। और पश्चिम घाट में क्या कहा जाता है, तो कुमारी कहा जाता है भाई। और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में क्या कहा जाता है, तो वालेरे या वालतेरे कहा जाता है, ठीक। और हिमाचल प्रदेश वाले हिमालयन क्षेत्र में क्या कहा जाता है, तो खील कहा जाता है। और झारखंड वाले क्षेत्र में क्या कहा जाता है, तो कुरवा खेती कहा जाता है, ठीक, ये ध्यान रखेंगे। और मिल्पा मैक्सिको और मध्य अमेरिका वाले क्षेत्र में कहा जाता है, ठीक, विश्व के स्तर पे अगर देखें तो। और वेनेजुला में इस कृषि को क्या कहा जाता है, तो कोनुकू कहा जाता है। ब्राजील वाले क्षेत्र में क्या कहा जाता है, तो रोका कहा जाता है। और मध्य अफ्रीका में मोसेले, और इंडोनेशिया में क्या कहा जाता है, तो लदान। और वियतनाम में क्या कहा जाता है, तो रे कहा जाता है, ठीक। वियतनाम में रे, वियतनाम रे, इंडोनेशिया लदान, ठीक। और खनिज और कुछ प्रमुख तथ्य देखिए, तो आर्कियन युग की धारवार क्रम की चट्टानें सर्वाधिक, आर्कियन युग की धारवार क्रम की चट्टानें सर्वाधिक खनिज संपन्न चट्टानें हैं, ठीक, ये ध्यान रखेंगे। आर्कियन युग में धारवार क्रम की चट्टानें सर्वाधिक क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक। और यहां पे देखें ईंधन, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, अवसादी शैलों की चट्टानें पाई जाती है धारवार क्रम की चट्टानों में, ठीक, ये आर्कियन युग की है। और छोटा नागपुर का छोटा नागपुर को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। छोटा नागपुर को कौन से क्षेत्र को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, छोटा नागपुर के क्षेत्र को, ठीक, ये ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं कि प्रमुख खनिज संसाधन वाला क्षेत्र, मतलब ये खनिज वाला संस्थान है, ये क्षेत्र नहीं, एक संस्थान है। क्षेत्र भी देखेंगे भाई, क्षेत्र भी देखेंगे। ये देखिए हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहां पे स्थित है, तो खेतरी में। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर में। भारतीय खान ब्यूरो कहां स्थित है, तो नागपुर में। राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला कहां स्थित है, तो जमशेदपुर में स्थित है, ठीक। और ये देखिए केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान केंद्र कहां पे, धनबाद में स्थित है। और खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड कहां पे स्थित है, तो नागपुर में स्थित है, ठीक। और ये लौ यश का प्रादेशिक वितरण नगर देखे, उड़ीसा के लोयस का पूछा जा रहा है, तो मयूरभंज जनपद, ठीक, जनपद के गुरु महिसानी तथा बादाम पहाड़ वाले क्षेत्र में, केयोंझर जिले के कुरुबुरु क्षेत्र में, सुंदरगढ़ जिले के मलांग क्षेत्र में, और टोली कंडाधार पहाड़ के क्षेत्र में, उड़ीसा के इन क्षेत्रों में लोयस्क पाया जाता है, ठीक। तो मोटा मोटा याद रखिए, उड़ीसा के मयूंझर बादाम पहाड़ वाला क्षेत्र, केयोंझर क्षेत्र में, और सुंदरगढ़ के क्षेत्र में, और कहां पे, और उसके अंदर अगर जाएगा तो ये ध्यान रख लेंगे, ठीक। और कर्नाटक के देखिए, कर्नाटक के क्षेत्र में वेल्लारी, चित्रदुर्ग, और ये देखिए चिकमंगलूर, शिमोगा और बाबा बुदन पहाड़ी धारवाड़ क्षेत्र में मिलता है ये, ठीक। और छत्तीसगढ़ में देखें तो ये राजन नंदनगांव, बैलाडीला श्रेणी, और ये देखें और कौन सा है, तो दंतेवाड़ा और जगदलपुर और बस्तर और दुर्ग के क्षेत्र में ये मिलता है, ठीक। तो आज देखें, तो आज यहीं पे इतना तक रखते हैं, और कल इससे आगे
और थोड़ा स्लाइड है, तो कल इससे आगे रिवीजन कर लेंगे। ठीक, चलिए धन्यवाद, और आशा करें कि आप लोग को अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, ठीक, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि और आप लोग देख रहे हैं, आप देख के निकल जाते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए और हम आपको रिवीजन बेहतर तरीके से करवा पाए, और इसी ऊर्जा ऊर्जा के साथ कल भी वीडियो लेके आए। इससे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों से, और एक थम्स अप कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिए, ठीक, दिल से। चलिए धन्यवाद।